हे गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में हम लोग किए थे कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एक किसी पॉइंट पर, वो समझ लिए थे। आज हम लोग करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको समझते हैं। देखिए, पहले थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आगे समझेंगे। देखिए, नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको मैं पहले तोड़ता हूँ। देखिए, इक्वी मतलब इक्वल और पोटेंशियल तो पोटेंशियल ही रहेगा, और सरफेस तो जानती सतह, मतलब ऐसा सतह जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, इक्वल। ऐसा सरफेस, ऐसा सतह जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम, इक्वल होगा, उसी को बोलेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। और देखिए, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस, एक प्रकार का सरफेस ही होता है, सतह ही होता है, ऑन विच, जिसके ऊपर, एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर, पोटेंशियल इज सेम, इज नॉन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल अगर सेम हो तो उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ऐसा सरफेस क्या सच में पॉसिबल है कि जिसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम हो सकता है? यस, आंसर है यस, पॉसिबल है। कैसे है, देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है कहीं पे, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि अगर हम इस डिस्टेंस पे लें, ठीक है, ये डिस्टेंस में लूँ, ठीक है, ये डिस्टेंस में मान लो, यहाँ से मैं एक डिस्टेंस लेता हूँ, ये डिस्टेंस मैंने लिया, ठीक है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट, ये पॉइंट पी है। तो हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाई आर। तो अगर देखिए, क्यू तो ये चार्ज होता है, इसका वैल्यू अगर फिक्स है, बदल नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आर को भी हम फिक्स कर दें, आर मतलब दूसरा पॉइंट जो लें उसमें भी आर उतना ही हो जो अभी लिया हूँ, एक और पॉइंट में तीसरा पॉइंट लेता हूँ उसमें भी आर का वैल्यू उतना ही हो जितना मैंने अभी लिया है। तो अगर ऐसा होगा तो ये भी कांस्टेंट पहले से ये कांस्टेंट मैंने कर दिया यहाँ पे, और ये भी कांस्टेंट मैंने कर दिया सेम वैल्यू लेके। तो जब ऐसा होता है तो ऐसे जो एक सरफेस बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उस पर वैल्यू सेम रहते हैं। अब ये कैसा हो सकता है, देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ, सर्कल, इसको मैं सेंटर मान के, इस तरह से मैं अगर इसको सेंटर मान लो और यहाँ से ऐसे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ, ओके, ये तो निकल गया। गाइस, प्रोटेक्टर से बन नहीं रहा है, फिसल जा रहा है। तो मैं, देखिए, मैं क्या समझाना चाह रहा था, देखिए, ये मैं एक ऐसे सर्कल बना दूं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस था आर, यहाँ जितना है वो यहाँ भी उतना ही रहेगा, ऐसे, यहाँ भी इस पॉइंट पे भी ऐसे रहेगा, इस पॉइंट पे भी सेम रहेगा, और इस पॉइंट पर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, आर 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 आर। और हमें पता है ये एक सर्कल है, शेप में कैसा दिख रहा है, सर्कल है। सर्कल का जो रेडियस होता है वो सेम होता है, यहाँ 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 सारा डिस्टेंस रेडियस है, तो रेडियस क्या होता है, सेम होता है, मतलब सारा डिस्टेंस सेम है। तो सारा डिस्टेंस सेम होने से क्या जाएगा कि पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल, अगर मान लीजिए 10 वोल्ट है तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा।
तो आप देख रहे हैं कि इस सरफेस के ऊपर, अभी तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हूँ क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। अगर मैं इसको 3 डायमेंशनल में इमेजिन करने की कोशिश करूँ कि मान लीजिए मेरे पास इस पॉइंट पे एक चार्ज है, तो उसके चारों तरफ एक सरफेस इस तरह से बनेगा, स्फीयर चारों तरफ, जैसे एक फुटबॉल होता है ना, इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप एक फुटबॉल लीजिए और फुटबॉल के बीचों बीच पूरा सेंटर जहाँ उसका है वहाँ पे एक चार्ज रख दीजिए। तो फुटबॉल का जो सरफेस है वो एक कैसा सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस। और स्फेरिकल सरफेस में भी देखते हैं कि स्फेयर का रेडियस क्या होता है? सेम होता है हर जगह। और स्फेयर का रेडियस सेम होता है, इसका मतलब कि उसका हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, जो उसके अंदर सेंटर पे जो चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि फुटबॉल का सरफेस एक किस तरह का सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि उसके फुटबॉल के सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा सेम। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नहीं बदल रहा, आर क्योंकि रेडियस है, रेडियस बदलता नहीं है, इसीलिए उसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सरफेस को कहते हैं जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आ रहा है? एक स्फीयर आ रहा है। कैसा आ रहा है? स्फीयर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात लिखना चाहूँगा नोट में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है नोट में, इक्विपोटेंशियल सरफेस में बी रियल और इमेजिनरी। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए मैं एक ऐसा स्फीयर लेता हूँ जो स्फीयर के रूप में है, फुटबॉल मान लीजिए, फुटबॉल ही है, उसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया। अब सेंटर पे चार्ज है और जो फुटबॉल का सरफेस है, क्योंकि सेंटर से फुटबॉल का सरफेस का हर एक जगह पे डिस्टेंस सेम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि फुटबॉल के सरफेस पे हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उस चार्ज के कारण जो सेंटर पे रखा हुआ है उसका पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पे फुटबॉल का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम कर रहा है और वो पोटेंशियल वो सरफेस हमको दिख रहा है, वो सरफेस एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है इस नेचर में, तो उस सरफेस को हम बोलेंगे रियल सरफेस। अब इमेजिनरी कैसे होगा? इमेजिनरी देखिए, मान लीजिए, कंसिडर कीजिए कि इस पॉइंट पर मेरा एक चार्ज है यहाँ, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ पोटेंशियल आएगा इसके कारण, मैंने यहाँ पे लिया, तो इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल था उतना ही इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, इसी तरह इस पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही है, मैंने नीचे लिया, इधर लिया, इधर लिया, मतलब डिस्टेंस सेम है। जो चार्ज मैंने जहाँ पे माना है उससे चारों 3 डायमेंशन में मैंने क्या किया, एक सेम, एक तरह से कह सकते हैं कि सेम डिस्टेंस में एक मैंने पॉइंट बहुत सारे लिया, तो उस सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम आ रहा है। अब पोटेंशियल अगर सेम आ रहा है तो ये जो सरफेस जो हम इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमको नेचर में दिख नहीं रहा है, एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, छू नहीं सकते हैं, तो ऐसे सरफेस जो ऐसे बनेगा चारों तरफ, ये जो चार्ज यहाँ पे रखा है इसके चारों तरफ जो सरफेस बनेगा वो एक इमेजिनरी है, वो मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ, हम लोग उसको इमेजिन कर रहे हैं, इसीलिए वो सरफेस कहलाएगा इमेजिनरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ओके, क्लियर है? अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यानी गुण होता है। ओके, तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या क्या गुण होते हैं? तो पहला गुण क्या है? वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाना है, तो उस पर जो वर्क किया जाएगा वो 0 होगा। अब 0 कैसे होगा? क्योंकि अगर हम किसी चार्ज को किसी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स के अपोजिट यानी अगेंस्ट में हम काम करेंगे तो हमारा एनर्जी तो खर्च होगा। अब एनर्जी खर्च होगा तो वर्क तो कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जीरो कैसे हो रहा है? तो देखिए मैथमेटिक्स से जीरो कैसे होता है, ये वही बात है। इसको समझिए कि जब हम लोग पढ़ते हैं ये एनर्जी के बारे में, जब क्लास 9, 10 में वर्क के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि एक कुली है जो बोझ अपने माथे के ऊपर बोझा लेके जा रहा है और मैंने इसको मैथमेटिक्स से करके दिखा दिया कि देखिए आपने काम जीरो किया, लेकिन कुली तो थकता है, उसका एनर्जी तो लॉस होता है। तो वहाँ पे मैथमेटिक्स से उसका क्या आता है? जीरो आता है वर्क डन। तो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स से ये वर्क डन जीरो होता है। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है ये, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब मान लीजिए, अब हमें पता है क्या कि जो वर्क डन होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक मेरे पास एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा बी। अब मैं किसी एक चार्ज है, मेरे पास एक चार्ज है जिसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें? ए टू बी, ए से बी तक। वर्क डन क्या होता है? तो सॉरी हाँ, हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल बराबर जो होता है, पहले मैं वही लिखता हूँ, V इक्वल टू जो होता है वर्क डन बाय Q। हम ये पढ़ चुके हैं जब पोटेंशियल पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल जो होता है वर्क डन बाय Q होता है। तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा? V इंटू Q, V इंटू Q, ठीक है। कि जिस चार्ज को हम यहाँ से वहाँ तक ए से बी तक लेके जाएंगे वो चार्ज का वैल्यू और पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट का बात हो रहा है तो पोटेंशियल ऐसे हो जाएगा WA B इक्वल टू, ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का बात हो रहा है। तो फाइनल पोटेंशियल यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ का पोटेंशियल का माइनस, तो VB माइनस VA इंटू Q, ठीक है। अब हमें पता है क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, यानी दोनों जगह पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है 4 वोल्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल 4 वोल्ट है, मतलब 4 वोल्ट एक न्यूमेरिकल मैं मान रहा हूँ, आप जो भी मानना आपको मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए WAB इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू Q, सॉरी इंटू Q। अब 4 इंटू 4 क्या है? 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? WAB इंटू WAB इक्वल टू 0 इंटू Q हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी को किसी चार्ज को लेके जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो वर्क डन कितना आ रहा है? 0। क्लियर है? क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि पोटेंशियल सेम हो जाता है सारे पॉइंट पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आप मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं कि 0 कैसे हो रहा है। तो ये है हमारा पहला प्रॉपर्टी की किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो उसमें हमारा वर्क डन जो हो जाता है 0। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। कह रहा है दूसरा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। इसको भी प्रूव कर लेते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस जरूरी नहीं कि वो स्फेरिकल हो, वो किसी भी शेप का हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही देखेंगे कि अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है जो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, मैं इसको 2 तरह से मैं सिद्ध कर सकता हूँ, मतलब इसको प्रूव कर सकता हूँ। पहला जो है देखिए, मान लीजिए मुझे यहाँ एक चार्ज है ए पॉइंट पर, अब मुझे यहाँ पे इसको लेकर जाना है इस बी पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। अब हमें पता है क्योंकि लेके जाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, फोर्स लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है एफ, वो क्या होता है? Q इंटू यू होता है। अब अगर हम यहाँ पे मान लें अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कि जो चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं वो 1 कूलम का चार्ज है, तो यहाँ पे अगर 1 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा उतना ही हमारे ऊपर फोर्स लगेगा, हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। अब हमें पता है मैकेनिक्स में कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन के फॉर्म में W वर्क डन dr cos थीटा, W ds cos थीटा। मतलब W वर्क डन यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो काम किया जाएगा, ds डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और cos थीटा ये आपको पता होगा, मैकेनिक्स में आप ये पढ़े होंगे W ds cos थीटा। ओके, तो यहाँ से देखिए ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, हाँ सॉरी ये मैं उल्टा लिखा हूँ, ये वर्क डन का फॉर्मूला में हम लोग पढ़े हैं, वर्क डन का फॉर्मूला, इस तरह से फोर्स नहीं पढ़े, सॉरी। वर्क डन बराबर होता है F ds cos थीटा, ऐसे पढ़े हैं। तो यहाँ से वर्क डन जो है फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ds। अब यहाँ पे मैं वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ पे वेक्टर से हमको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, cos थीटा। अब देखिए क्योंकि वर्क डन 0 है, वर्क डन हम ये पहला प्रॉपर्टी से ये प्रूव कर चुके हैं कि वर्क डन क्या हो रहा है, एक ही पोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वर्क डन 0 होता है। तो अगर इसको मैं 0 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। अब देखिए E ds cos थीटा, तीन चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या फिर E 0 होना चाहिए, या फिर ds 0 होना चाहिए, या फिर cos थीटा 0 होना चाहिए। तभी अगर तीनों में से कोई 0 होगा तभी ये तीनों का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लिए हैं, जो चार्ज लिए हैं वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसका कुछ तो वैल्यू आएगा, तो वो तो 0 हो ही नहीं सकता। ds 0 ये भी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ तो डिस्टेंस जाएगा, कुछ दूरी तो होगा, तो ds तो 0 हो नहीं सकता। अब क्योंकि ये दोनों 0 नहीं हो सकता है तो ऑटोमेटिक cos थीटा ही 0 होगा। अब cos थीटा 0 होगा, ये cos थीटा 0 होगा, तो cos थीटा 0, cos में किसका वैल्यू, थीटा का कौन सा मान में वैल्यू 0 होता है, तो ये पता है कि cos थीटा जो होता है 0 वो होता है cos 90 में, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही पोटेंशियल सरफेस पे क्या रहेगा, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए मेरे पास एक इस तरह का इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे, इसी तरह ये भी परपेंडिकुलर होगा ऐसे। और हमें ये भी पता है क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, मतलब एक रेडियस की तरह बाहर जाएगा। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में तो हम लोग वहाँ पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड, मतलब टेढ़ा नहीं होगा, रेडियली पूरा सीधा बाहर। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट चार्ज के कारण कैसा हो जाता है, स्फेरिकल। तो ये पता है रेडियस जो है वह स्फेयर पर, यानी जो सरकमफेरेंस होता है, जो सरफेस होता है ये एक स्फेयर का सरफेस, उस पर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आप ये भी पढ़े होंगे कि एक सर्कल है, सर्कल पे जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री होता है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री होता है। तो वो सर्कल का सरकमफेरेंस हो या स्फेरिकल का, स्फेयर का एक सरफेस हो, रेडियस हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया एक पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये जो जा रहा है वो 90 डिग्री नहीं है, मान लीजिए ये ऐसे है, ऐसे थोड़ा सा, ये मान लीजिए ऐसे तिरछा है, मतलब ये इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन तिरछा है। तो अगर ऐसा है तो इसको ऐसे समझिए कि इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, फिर एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, तोड़ेंगे वेक्टर को, तोड़ेंगे दो कंपोनेंट में। अब
इसका जो ये कंपोनेंट है जो सरफेस के अलोंग है, सरफेस की तरफ है, ये कोई फोर्स लगाएगा, और जब हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे सरफेस के ऊपर, तो इसके कारण इस फोर्स जो ये जो कंपोनेंट आ रहा है इसके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा और कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में चार्ज को वर्क डन जीरो करना पड़ता है। तो यहाँ तो वर्क डन जीरो हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वर्क डन जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर ही होना पड़ेगा। ये ज़रूरी है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वर्क डन जीरो कराना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़रूरी है कि उसको परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज ये मैथमेटिक्स जो हमको दिखा रहा है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, सही नहीं है। जो अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि वर्क डन जीरो होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी में, वो फिर गलत है, या फिर मैथमेटिक्स गलत है। तो मैथमेटिक्स तो गलत हो नहीं सकता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इसको ज़रूरी है कि अगर वर्क डन जीरो कराना है, कि अगर यहाँ से यहाँ तक मूव कराने, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट था और पॉइंट बी तक में मुझे लेकर जाना है, तो ये यहाँ से वहाँ तक चार्ज को ले जाने में अगर वर्क डन जीरो कराना है, जो जाहिर सी बात है पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जीरो होता ही है। तो अगर जीरो होना है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको ऐसे 90 डिग्री पर जाना पड़ेगा। 90 डिग्री पर वो तिरछा नहीं जा सकता, ठीक है, वो थोड़ा सा एंगल बना के नहीं जा सकता, उसको 90 डिग्री पर ही जाना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, किस किस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो बताऊंगा। कि एक पॉइंट चार्ज के कारण अगर 2 पॉइंट चार्ज ले लें, एक डायपोल ले लें, एक लीनियर चार्ज ले लें, एक प्लेन शीट में चार्ज ले लें, तो उन सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम कैसा होगा, या फिर वो सरफेस रियल में कैसा होना चाहिए नेचर में, उसको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।